हेलो बच्चों, हाउ आर यू? फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर 2023 टू ऑल ऑफ यू। आप लोग बताइए कैसे आप लोग का हैप्पी न्यू ईयर शुरू हुआ? मज़े में हुआ? ठीक है। सो वेलकम टू साई एकेडमी 11 एंड 12 केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आप लोग इस वीडियो लेक्चर में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के दूसरे एपिसोड के बारे में पढ़ेंगे। हमने पहला एपिसोड कवर कर दिया है और उसका लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और दे देंगे, और आप लोग जो है आई बटन क्लिक करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो हम लोग जो है इस सेकेंड एपिसोड ऑफ द इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग जो है फ्रॉम पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट से शुरू करेंगे। तो चलिए वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। व्हाट आर पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स और मैटर? आप चाहे पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स कह लें या पार्टिकुलेट मैटर कह लें, एक ही बात है, ठीक है। आपके बुक में पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स के बारे में लिखा है तो हम पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स ही बोलेंगे। पार्टिकुलेट्स पॉल्यूटेंट्स आर द माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर। तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, ठीक है। और लिक्विड का ड्रॉपलेट्स इन एयर, सस्पेंडेड लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर पॉल्यूटेंट हो सकते हैं। इनको पार्टिकुलेट मैटर बोलते हैं, नहीं तो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। दीज आर प्रेजेंट इन व्हीकल एमिशंस, स्मोक पार्टिकल्स फ्रॉम फायर्स, डस्ट पार्टिकल्स एंड एस फ्रॉम इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इनका सोर्स जो है क्या हो सकता है? व्हीकल एमिशन हो सकता है, स्मोक पार्टिकल्स हो सकते हैं, जो हम लोग आग जलाते हैं उससे जो स्मोक पार्टिकल निकलता है उसमें से सूट्स निकलते हैं, वो हो सकते हैं। डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं पॉल्यूटेंट्स, एंड एसेस फ्रॉम इंडस्ट्रीज। जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे भी एस जो निकलते हैं वो पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स हो सकते हैं। पार्टिकुलेट्स इन द एटमॉस्फेयर मे बी वायबल और नॉन वायबल। तो वो दोनों तरह के हो सकते हैं, वायबल हो सकते हैं, नॉन वायबल हो सकते हैं। तो वायबल किसको बोलेंगे? वायबल पार्टिकुलेट्स क्या हो सकते हैं? द वायबल पार्टिकुलेट्स फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, फंगी, मोल्ड्स, algae, etc. are minute living organisms that are dispersed in the atmosphere। तो वायबल क्या हो सकते हैं? जैसे आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म है। वायबल जो पार्टिकुलेट्स होते हैं वो क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया, फंगी, मोल्ड्स, अलगी। और ह्यूमन बींग्स आर एलर्जिक टू सम ऑफ द फंगी फाउंड इन एयर। तो हम में से कई लोग जो है इस तरह के जो पार्टिकुलेट्स होते हैं उससे एलर्जी होती है, किस है ना। तो दे कैन आल्सो काज प्लांट डिजीजेज। उनसे पौधों में भी कुछ बीमारियां हो सकती हैं, हो जाती हैं, ठीक है। तो जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स हैं या पार्टिकुलेट मैटर हैं वो कैसे होते हैं, कितने साइज जो है उनका होता है? तो आप देखिए हमारे इस पिक्चर में, आप देखिए ये आपका एक रिप्रेजेंटेटिव पिक्चर है जिसमें हमारा हेयर, ह्यूमन का हेयर जो होता है उसके तुलना किया है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट से। तो ह्यूमन के हेयर का थिकनेस जो है कितना होता है? 50 टू 70 माइक्रोमीटर। 1 माइक्रोन इजकल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। 10⁻⁻⁶ मीटर को क्या कहते हैं? 1 माइक्रोन कहते हैं, 1 माइक्रोमीटर कहते हैं। तो आपका हेयर का थिकनेस कैसा है, उसका डायमीटर क्या है देख लीजिए, 50 टू 70 माइक्रोमीटर है। और पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो मैटर हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, पीएम जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं, या तो हम PM10 की बात करते हैं या PM2.5 की बात करते हैं। जब हमारा पार्टिकुलेट मैटर का साइज जो है लेस देन 10 माइक्रोमीटर है, 10 माइक्रोमीटर है, तो उसको हम PM10 कहेंगे। इनमें कौन आ सकता है? डस्ट आ सकते हैं, पोलन ग्रेन आ सकते हैं, मोल्ड्स आ सकते हैं, ठीक है। और जो है PM2.5, उसमें क्या हो सकते हैं? उनका साइज जो है जब 2.5 से 2.5 माइक्रोमीटर से कम होगा तो उसको PM2.5 कहेंगे। और जो साइज 10 माइक्रोमीटर से कम होगा
और 2.5 से ज़्यादा होगा उसको PM10 कहेंगे। तो PM2.5 जो है बहुत ही माइन्यूट जो है पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं, मैटर होते हैं, जिसमें हमारा कंबसन पार्टिकल्स आ जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। बच्चों हम ये जो है एनसीईआरटी चैप्टर 14 एनवायरमेंटल केमिस्ट्री क्लास 11 के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और हम एज इट इज जो है एनसीईआरटी के टेक्स्ट लिए हैं और हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं सो दैट कि आप लोग जो है इस चैप्टर को अच्छे से समझ सकें। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर हमें कमेंट बताएं, और आपको वीडियो लेक्चर ये कैसा लग रहा है, क्या मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है, आपको ये पसंद आती है वीडियो, तो कमेंट में बताइए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रही है। और आपने सब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट विल बी योर कंट्रीब्यूशन टू साई अकेडमी 11 एंड 12 केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। इससे पता चलेगा कि आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग को और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम वीडियो लेक्चर लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें भी सपोर्ट कीजिए। ठीक है, आप लोग को हम अच्छे से अच्छे वीडियो लेक्चर और आपके टॉपिक से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन लेकर आते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए अभी तक हमने वायबल पार्टिकुलेट्स देखा जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया कि बैक्टीरिया हो सकता है, फंगी हो सकता है, एल्गी हो सकते हैं और मोल्ड्स हो सकते हैं। और हमने साइज के बारे में पता किया कि PM10 क्या होता है, PM2.5 क्या होते हैं। ठीक है, उसकी जो है कंपेरिजन हमने ह्यूमन हेयर से किया। नाउ नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स। नॉन वायबल पार्टिकुलेट्स क्या होते हैं? सो दैट मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड साइज एज गिवन बिलो। सो फर्स्ट, स्मोक। स्मोक इज ए नॉन वायबल पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, स्मोक पार्टिकुलेट्स कंसिस्ट ऑफ सॉलिड और मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स फॉर्म ड्यूरिंग कंबसन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। तो जो हमारे स्मोक पार्टिकल्स होते हैं वो कब बनते हैं? जब हमारा ऑर्गेनिक मैटर का कंबसन होता है, जब ऑर्गेनिक मैटर या फ्यूल जो है जलता है, कंबसन करता है, तो जो है इनका जो है या तो सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में एमिट होते हैं स्मोक, जिसको कहते हैं वो स्मोक पार्टिकुलेट्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स, सिगरेट स्मोक, आपने कईयों को देखा होगा जो ओपनली जो है सिगरेट पीते रहते हैं, इवन पब्लिक प्लेस में भी पीते हैं, जो कि गलत बात है। हम बताएंगे क्यों गलत है। स्मोक फ्रॉम बर्निंग ऑफ फॉजिल फ्यूल्स, हम लोग जो है फ्यूल जलाते हैं, फॉजिल फ्यूल होते हैं वो, उससे जलाते हैं, जो स्मोक निकलता है वो भी जो है पॉल्यूटेंट होता है। गार्बेज एंड ड्राई लीव्स ऑयल स्मोक, इस तरह के जो जलाने से गार्बेज को या ड्राई लीव्स को जलाते हैं तो धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है, तो वो पॉल्यूशन का कारण बनता है। आप देखे होंगे दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है पूरा जो है आसपास एरिया जो दिल्ली से लगा हुआ है उसमें जो है लीव्स को और जो हमारा जो क्रॉप वेस्ट होता है उसको जलाने से मना कर दिया। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, पुआल बोलते हैं, या जो भी लोकल लैंग्वेज में बोलते होंगे उसको, हस्क जो है पैडी का या व्हीट का जो उसका तना होता है उसको जलाने से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है और पोल्यूशन क्रिएट करता है। हमारे दिल्ली में जो है पोल्यूशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से, और जो हमारा एनजी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है NGT, उसने भी इस तरह के जो एक्टिविटीज़ को पनिशबल बताया है। आप लोग देखिए, जहाँ जलता हो उनको मना कीजिए, गार्बेज हो या किसी तरह का जो हमारा क्रॉप वेस्ट है उनको नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, इससे हमारा स्मोक जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पार्ट क्या है? डस्ट। डस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फाइन सॉलिड पार्टिकल्स ओवर 1 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। तो इनका साइज क्या होता है? 1 माइक्रोमीटर के डायमीटर के होते हैं। क्या होते हैं? डस्ट बहुत टीनी पार्टिकल होते हैं, बहुत स्मॉल। ठीक है, कितना साइज है? 1 माइक्रोमीटर, मतलब जो है 1 मीटर का 10 लाख पार्ट है 1 माइक्रोमीटर। ठीक है ना? दैट
आर प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड एट्रीब्यूशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। तो जब हम सॉलिड मटेरियल्स को क्रश करते हैं, ग्रिंड करते हैं, तो ये जो है उसमें से निकल जाते हैं डस्ट के फॉर्म में, ठीक है। सैंड ब्लास्टिंग, सॉ डस्ट फ्रॉम वुडवर्क्स, pulverized coal, cement and fly ash from factories, dust storms, etc. are some typical examples of this type of particulate emission। तो जैसे वुड का जहाँ वर्क हो रहा है, जहाँ कारपेंटर काम कर रहे हैं, तो आप चले जाइए देखिएगा, जब उनको जो है सॉडस्ट बोलते हैं, जैसे उनको लकड़ी को चीरते हैं, काटते हैं, तो उसमें से जो वुड के क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स एमिट होते हैं, जिस जस्ट डस्ट के फॉर्म में, और वो जो है इन्वायरमेंट में जा करके क्या करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जिसको डस्ट पार्टिकुलेट्स कहते हैं। और इंडस्ट्रीज से भी निकलता है, ठीक है, कोल से निकलता है, कोल पल्वराइज करते हैं जब, ठीक है। और सीमेंट इंडस्ट्री में तो पूछे नहीं, जब जहाँ सीमेंट बन रहा हो, अब देखिए जब आपके यहाँ कंस्ट्रक्शन रोड पर देखा होगा आपने, बिल्डिंग बनती है, तो वहाँ जो है कितना जो है पोल्यूशन हो जाता है, डस्ट पोल्यूशन होता है ना। और जहाँ सीमेंट ही बन रहा हो वहाँ कितना होता होगा, बहुत ज़्यादा होता होगा, ठीक है। तो इस तरह के पोल्यूशन को डस्ट पार्टिकुलेट बोलते हैं। थर्ड, मिस्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय पार्टिकल्स ऑफ स्प्रे लिक्विड्स एंड बाय कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स इन एयर। तो मिस्ट आप जानते होंगे, कुहासा, ये कब बनता है, जब हम इस लिक्विड को स्प्रे करते हैं तब बनता है, नहीं तो क्या बनता है, वेपर इन एयर, जब हम गर्म पानी जो है वेपर बन के जाता है ऊपर, तो कंडेंसेशन होता है, तो मिस्ट का फॉर्म ले लेता है। ठंडियों में जो है विंटर सीजन में मिस्ट ज़्यादा मात्रा में बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल्स आर सल्फ्यूरिक एसिड मिस्ट एंड हर्बिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स दैट मिस्ट देयर टारगेट्स एंड ट्रेवल थ्रू एयर एंड फॉर्म मिस्ट। तो जैसे हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का मिस्ट होता है, हर्बिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो स्प्रे करते हैं प्लांट के ऊपर, जो उनको कीड़ों को मारने के लिए, है ना, पेस्ट को मारने के लिए, तो ये मिस्ट फॉर्म में जो है क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं और एयर में अपना मिस्ट बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फ्यूम्स क्या होते हैं, फ्यूम्स आर जनरली ऑब्टेन्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स ड्यूरिंग सब्लिमेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग एंड सेवरल अदर केमिकल रिएक्शंस। तो आप देखे होंगे इंडस्ट्री में जो है पूरा धुएं का गुबार निकलता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा इंडस्ट्रीज से जो चिमनी होती है, वहाँ से इतने ज़्यादा मात्रा में स्मोक्स निकलते हैं, जिसको फ्यूम बोलते हैं, क्योंकि उनका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए उनको फ्यूम्स बोलते हैं। और इनका जो ये कहाँ से होता है, ये कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स, जब सब्लिमेशन होता है, डिस्टिलेशन होता है, बॉयलिंग होता है, तब जो है इंडस्ट्री से चिमनी के थ्रू जो है ये वेपर कंडेंसन फॉर्म में निकलते हैं, जो एकदम डेंस टाइप में होते हैं, ठीक है। इनको फ्यूम बोलते हैं। जनरली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, मेटल्स एंड मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म फ्यूम पार्टिकल्स। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं जो मेटल्स के और मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, वो जो है फ्यूम बनाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, इनका प्रभाव क्या है, इनका नुकसान क्या है, इनका असर क्या है हमारी ज़िंदगी पर और प्लांट के ऊपर, जीव जंतुओं पर क्या असर है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो द इफेक्ट ऑफ पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन द पार्टिकल साइज। तो इस बात पर डिपेंड करता है कि जो है इनका साइज क्या है, ठीक है। तो जिस तरह का साइज होगा उस तरह की जो है इफेक्ट आएगा। तो फर्स्ट, एयरबॉर्न पार्टिकल्स सच एज डस्ट, फ्यूम्स, मिस्ट एट्सेट्रा आर डेंजरस फॉर ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। तो किसी को जो है डस्ट की एलर्जी होती है, किसी को फ्यूम की एलर्जी होती है, आप लोग देखा होगा, ठीक है। तो ये एयरबॉर्न क्या है, पार्टिकुलेट्स हैं, ठीक है, पॉल्यूटेंट पार्टिकुलेट्स हैं, एयर में ही होते हैं ये, ठीक है। तो इससे ह्यूमन हेल्थ को डेंजर है। नेक्स्ट जो है, पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स बिगर देन 5 माइक्रोन आर लाइकली टू लॉज इन द नजल पैसेज। जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिनका साइज 5 माइक्रोन से ज़्यादा होता है, 5 माइक्रोमीटर से ज़्यादा होता है, वो हमारे नाक के पैसेज में, नजल पैसेज में ही लॉज हो जाते हैं, रुक जाते हैं, कहीं और नहीं जा पाते हैं, ठीक है। वेयर एज पार्टिकुलेट ऑफ अबाउट 10 माइक्रोमीटर इंटर इनटू द लंग्स इजीली। जो 10 माइक्रोमीटर के होते हैं वो जो है लंग्स में जाकर चले जाते हैं,
जो है हमारे ब्रोंकाइटिस, ये हमारा जो लंग्स का जो ब्रांचेज होती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, जो फाइन जो है ट्यूबल्स होती हैं, उसमें जाकर वो इंटर कर जाते हैं और उसके थ्रू जो है ब्लड वेजल्स में भी चले। नाउ लेड, सो लेड क्या है? लेड यूज टू बी ए मेजर एयर पॉल्यूटेंट एमिटेड बाय व्हीकल्स। ठीक है, लेड जो है ज़्यादातर जो है व्हीकल जो होती है ऑटोमोबाइल से एमिट होता है, उनका फ्यूल जो है बर्न होता है तो लेड एमिट होता है। सो लेडेड पेट्रोल यूज टू बी द प्राइमरी सोर्स ऑफ एयर बॉर्न लेड एमिशन इन इंडियन सिटीज। जो भारत के जो शहर हैं, इंडियन सिटीज है, उसमें जो लेडेड जो पॉल्यूशन है, लेड का जो पॉल्यूशन है, वो उसकी वजह क्या है? क्या है? लेडेड पेट्रोल, लेड से युक्त पेट्रोल है, यही मेन प्राइमरी सोर्स है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इसको बैन कर दिया है। दिस प्रॉब्लम हैज़ नाउ बीन ओवरकम बाय यूजिंग अनलेडेड पेट्रोल इन मोस्ट ऑफ द सिटीज इन इंडिया। सो नाउ इट दिस प्रॉब्लम हैज़ बीन रिड्यूस्ड, क्योंकि हम जो है बिना लेड वाले पेट्रोल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। आप लोग को भी बिना लेड से युक्त जो है पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि लेड इज डेंजरस टू आवर हेल्थ। लेड इंटरफियर्स विद द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ द आरबीसी। लेड क्या करता है? ये हमारे आरबीसी के प्रोडक्शन में, डेवलपमेंट में इंटरफेयर करता है, बाधा पहुंचाता है और उसको अनहेल्दी बनाता है। इसीलिए हमें जो है क्या करना चाहिए? लेड से परहेज करना चाहिए, लेड वाले पॉल्यूशन से दूर रहना चाहिए। ठीक है, आप ये देखिए पिक्चर में, आप जो है क्या होता है, फर्स्ट पॉइंट आपका जो है ये हमारा PM 2.5 जो है क्या करता है? पार्टिकुलेट मैटर्स हैविंग साइज लेस देन 2.5 माइक्रोन गेट्स इंटर इनटू योर नजल पैसेज एंड दे गॉट ब्लॉक्ड लॉज्ड इन द नजल पैसेज इटसेल्फ। वो नीचे नहीं जाते हैं, यहीं तक लॉज हो जाते हैं। लेकिन जो पार्टिकुलेट्स होते हैं जिनका साइज जो है 10 माइक्रोन या उससे ज़्यादा होता है, तो क्या दे गेट इंटर इनटू द ब्रोंकाई, योर ब्रीदिंग पैसेज, जो सांस की नली होती है उसमें चले जाते हैं। और क्या करते, यहाँ चले जाते हैं। अब जाने के बाद देखिए यहाँ पहुँच जाते हैं, उसके बाद जो है ब्रोंकियोल में पहुँच जाते हैं। और ब्रोंकियोल का जो है एक्सटेंडेड जो है यहाँ पर पिक्चर दिखाया गया है, आप देखिए इसमें जो है आपका एल्वियोली में पहुँच गए, और मतलब उसके थ्रू जो है ब्लड वेजल्स में पहुँच जाते हैं फाइनली। हाँ, डीप ट्रेवल्स डीप इनटू द अल्वियोली सैक्स। उसके बाद जो है, इसके बाद जो है क्या, वंस इन द ब्लड स्ट्रीम्स ट्रेस मेटल्स कैन कॉज कैंसर। जब ये पार्टिकुलेट्स होते हैं पॉल्यूशन के, यदि आपके ब्लड वेजल्स में पहुंच जाते हैं और यदि इनका ट्रेस मिलता है ब्लड वेजल्स के अंदर, सो दे कैन कॉज व्हाट? कैंसर, मतलब दे आर कार्सिनोजेनिक्स। इवन जेनेटिक इलनेस इन लेटर जनरेशन, बाद के आने वाली पीढ़ियों में ये जेनेटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ये पोल्यूशन जो है बहुत ही हार्मफुल होता है बच्चों। ठीक है, इसीलिए जोर दिया जा रहा है कि पोल्यूशन को कम से कम किया जाए और पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रहने का कोशिश करो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। स्मोक क्या होता है? व्हाट इज स्मोक? स्मोक, सो स्मोक जो वर्ड है दैट इज मेड अप ऑफ टू वर्ड, दैट इज फर्स्ट स्मोक प्लस फॉग, दोनों का कंबाइंड फॉर्म है स्मोग। ठीक है, so the word smog is derived from smoke and fog. This is the most common example of air pollution that occurs in many cities throughout the world. तो स्मोक जो है मेन पॉल्यूशन है पूरे इंटायर वर्ल्ड में होने वाला। जो एयर पॉल्यूशन है उसमें से सबसे ज़्यादा जो पॉल्यूशन वो होता है स्मोक की वजह से। ठीक है, देर आर टू टाइप्स ऑफ स्मोक। फर्स्ट, क्लासिकल स्मोक दैट ऑकर्स इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट। कहाँ होता है? जहाँ ठंड होती है, जहाँ ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, वहाँ होती है स्मोक, वहीं बनते हैं फॉग। और यदि फॉग के साथ साथ स्मोक भी जनरेट हो रहा हो तो दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म स्मोक, राइट। इट इज ए मिक्सचर ऑफ स्मोक, फॉग एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हमने पिछले एपिसोड में सल्फर से रिलेटेड
जो भी पॉल्यूशन थे हमने डिस्कस किया था, उसका वीडियो जो है हमने लिंक में दे दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। सो सॉक्स जो होते हैं सल्फर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड एयर पॉल्यूशन है, उसके जिक्र हो चुका है। केमिकली इट इज ए रिड्यूसिंग मिक्सचर एंड सो इट इज आल्सो कॉल्ड एज ए रिड्यूसिंग स्मोक। तो केमिकली यदि देखा जाए तो क्या है, इट इज ए रिड्यूसिंग मिक्सचर है, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग स्मोक कहते हैं। ठीक है ना। नाउ फोटोकेमिकल स्मोक, फोटो मीन्स लाइट, फोटोन, लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स। आप लोगों को बता दें, आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो या सुना होगा तो ठीक है, ये फोटॉन सब ठीक है। तो लाइट का जो डुअल नेचर होता है वो वेव्स में भी होती है और वेव फॉर्म में भी होती है और पार्टिकल फॉर्म में भी होती है, डुअल नेचर। ठीक है ना। तो फोटॉन्स, तो उसी वजह से इसका नाम फोटो केमिकल स्मोक पड़ा है। मतलब वो स्मोक जो फोटॉन की वजह से हो रहा हो, मतलब लाइट की वजह से हो रहा हो, उसको क्या कहेंगे, फोटो केमिकल स्मोक कहेंगे। ठीक है। दैट ऑकर्स इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट। जब सनी क्लाइमेट होगा तभी तो फोटॉन्स जनरेट होंगे, तभी लाइट आएगी तो फोटॉन्स होंगे, तो उसकी वजह से यदि स्मोक ऑलरेडी है तो फोटोकेमिकल स्मोक बन जाएगा। देखिए, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक रिजल्ट्स फ्रॉम द एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहाँ से आएंगे, जब आप जो है फॉसिल फ्यूल्स जो है बर्न करते हैं और वो अनकम्प्लीट बर्न होता है तो हाइड्रोकार्बन्स जनरेट होते हैं इन्वायरमेंट में, और दैट इज कॉल्ड। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर हमने लिखा है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, दो तरह के होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। भाई जिसमें जो है बॉन्ड जो है क्या है, डबल ट्रिपल है, वो तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। जिसके बॉन्ड जो है सिंगल बॉन्ड हैं उनको क्या कहेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहेंगे। जैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या हुआ, मीथेन CH4, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सब क्या हैं, दैट इज एल्केन्स। एल्केन्स क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, इसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड बनता है, लेकिन अनसैचुरेटेड में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनेंगे। तो जैसे एल्किन्स हो गया, या एथीन जैसे एग्जांपल है एथीन, और एल्काइंस, इथाइन, ये सब क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो जो हमारा फोटोकेमिकल स्मोक बनता है वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर जो है अल्ट्रा वायलेट लाइट ऑफ सन जो पड़ती है, तो हमारा जो है फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। ठीक है। एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ऑटोमोबाइल्स एंड फैक्ट्रीज। तो एक तो हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के वजह से हमारा फोटोकेमिकल स्मोक बना, दूसरा क्या है सोर्स, इसका प्राइमरी सोर्स क्या है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, और वो कहाँ से निकलते हैं, ऑटोमोबाइल्स या फैक्ट्री से निकलते हैं, जिसको नॉक्स बोलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, NO एंड NO2। ठीक है। तो उससे भी हमारा फोटोकेमिकल स्मोक क्रिएट होता है। बच्चों, फोटोकेमिकल स्मोक हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, एंड इज देयरफॉर कॉल्ड एज ए ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। जैसे यहाँ पर रिड्यूसिंग स्मोक कहते थे, ठीक है, क्लासिकल स्मोक को, उसी प्रकार से जो है फोटोकेमिकल को ऑक्सीडाइजिंग स्मोक कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे जब सल्फर के ऑक्साइड्स हुए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हुए। ठीक है। नाउ फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल। हम लोग विस्तार में देखेंगे फोटोकेमिकल स्मोक क्या होता है और कैसे बनता है। सो व्हेन फॉसिल फ्यूल्स आर बर्न्ड, ए वैरायटी ऑफ पॉल्यूटेंट्स आर एमिटेड इनटू द एनवायरनमेंट, दैट इज अर्थ ट्रोपोस्फियर। सबसे क्लोज का जो हमारा एयर का कॉन्सेंट्रिक जो है स्फीयर है अर्थ के चारों ओर, उसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। हमने फर्स्ट एपिसोड में इसको जिक्र भी किया है, बताया भी है। ट्रोपोस्फियर जो है 10 to 15 किलोमीटर हाइट तक जाता है। ठीक है। वहाँ पर उसके बाद ट्रोपोपॉज हो जाता है, जनरली 10 किलोमीटर, लेकिन 15 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इक्वेटर पर जो है थोड़ा ज़्यादा इसका विस्तार होता है, ज़्यादा जाता है गर्मी की वजह से, सन डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर पर, इसलिए सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है। ठीक है ना। तो एवरेज जो है आप 10 किलोमीटर मान लीजिए, तो हमारा 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर का एक्सटेंशन होता है। तो इसमें जो है हमारा क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स जो हम बर्न करते हैं तो इसमें जो भी एमिटेड पार्टिकल्स होते हैं वो पहुंच जाते हैं इजीली। तो
टू ऑफ द पॉल्यूटेंट्स दैट आर emitted आर हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। सो अनबर्न फ्यूल जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं, दो तरह के यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स हैं। कौन कौन से? अनबर्न फ्यूल्स जैसे हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रिक ऑक्साइड। व्हेन दीज पॉल्यूटेंट्स बिल्ड अप टू सफिशिएंटली हाई लेवल्स, तो ज़्यादा मात्रा में बन जाएंगे आपके क्लोज अर्थ के इन्वायरमेंट में, सबसे क्लोज, तो क्या कहते हैं? ए चेन रिएक्शन ऑकर्स फ्रॉम देयर इंटरेक्शन विद सनलाइट इन विच नाइट्रिक ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जब ज़्यादा मात्रा में बन जाएंगे तो दे विल अपलिफ्ट। हाँ, तो जैसे एनवायरनमेंट थोड़ा ऊपर उठेंगे तो ज़्यादा मात्रा, इनकी मात्रा ज़्यादा है, हाई लेवल है इनका, तो क्या होगा? लाइट पड़ेगी, गर्मी का सीजन होगा, ड्राई सीजन होगा तो लाइट अच्छी खासी पड़ेगी, तो देन नाइट्रिक ऑक्साइड्स रिएक्ट्स विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो आप दिस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन टर्न एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड ब्रेक्स अप इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड एंड फ्री ऑक्सीजन। तो पहले तो नाइट्रिक ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना तो क्या करेगा? ये सन की एनर्जी को और ज़्यादा मात्रा में ऑब्जॉर्व करना शुरू करेगा, और जैसे ही ऑब्जॉर्व करेगा उसके बाद क्या होगा? इसको फिर अपने आप को ब्रेक करेगा, ब्रेक इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो है मोनो मॉलिक्यूल्स, मोनो ऑक्सीजन, तो ये मोनो ऑक्सीजन जो है जनरेट होगा। ही ऑक्सीजन एटम्स आर वेरी रिएक्टिव एंड कंबाइन विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन एयर टू प्रोड्यूस ओजोन। तो अब जो NO2 के ब्रेक होने के बाद जो हमारा मोनो ऑक्सीजन मिला, वो क्या करता है? इट इज़ वेरी रिएक्टिव एंड इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द ट्रोपोस्फीयर, एंड उसके बाद क्या होता है? ओजोन बनाता है। तो ओजोन तो ठीक है, ओजोन बन गया, ठीक है ना? ओजोन बनने के बाद द ओजोन फॉर्म्ड इन द एबव रिएक्शन 2 रिएक्ट्स रैपिडली विद द नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म्ड इन द रिएक्शन 1। तो अब जो ये जोन बन गई मोनो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मालिक्यूल का कंबाइन होने के बाद ओजोन बन गया। अब ये ओजोन क्या होता है? रिएक्ट विद द एनो, एनो के साथ रिएक्ट करता है नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ, जो कि इस इक्वेशन बना है फर्स्ट इक्वेशन में, एंड जनरेट NO2, फिर ये NO2 जनरेट कर देता है। तो देखिए इसमें साइकिल चेंज चल रहा है। पहले NO था शुरुआत में, पहले NO था, फिर NO जो है NO2 कन्वर्ट हो गया, NO2 में कन्वर्ट हुआ, NO2 ने बहुत सारा लाइट ऑब्जर्व किया, फिर NO में कन्वर्ट हो गया और मोनो ऑक्सीजन को। सो इस तरह से जो है चेन रिएक्शन का साइकिल चलता रहता है। सो व्हाट इज NO2? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज ए ब्राउन गैस एंड एट सफिशिएंटली हाई लेवल्स कैन कंट्रीब्यूट टू मेक हेज। तो हेज बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। हेज क्या होता है? सो NO, that is nitric oxide, combines with the ozone, form nitrogen dioxide and releases oxygen gas molecule। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में जो है हेज बनाता है। तो बच्चों हेज लुक्स लाइक दिस, you can see in this picture, because of the NO2 the atmosphere becomes hazy. That means you can see the red irritating light everywhere. And this gets problem for the traffics. It is very difficult to move on the road. That is, transparency in the medium reduces because of this haze। ठीक है, तो इस वजह से हेज की वजह से जो है हमारा ट्रैफिक में चलना मुश्किल हो जाता है, और चारों तरफ लाल लाल लाइट पड़ने पर लाल लाल रोशनी दिखाई देती है। ठीक है, तो आपने देखा कि फोटोकेमिकल स्मोक में जो है क्या क्या प्राइमरी सोर्सेज हैं, सेकेंडरी सोर्सेज क्या हैं पॉल्यूटेंट्स के। तो देखिए हमने प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स जो है पार्टिकुलेट मैटर क्या है, इसमें हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO2 है, एंड दिस VOC ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो कहाँ से मीट हो रहे हैं? यहाँ से। आपके देखिए ये जो हमारा जो ऑटो शिप है, ऑटोमोबाइल्स हैं, और आपका जो है देखिए इंडस्ट्रीज हैं, ये जो आपका वोल्केनोज हैं, यहाँ से सब जो है
प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स एमिट होते हैं और इन्वायरमेंट में, ट्रोपोस्फियर में ऊपर चले जाते हैं। तो उसकी वजह से जब हम सनलाइट पड़ती है इसके ऊपर, तो दैट सनलाइट यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जो लाइट रेज है सनलाइट का, वो जो है क्रिएट क्या करती है, इन प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स को सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स में कन्वर्ट कर देती है, जिसमें से कि एक ओजोन है, दूसरा PAN है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए, सो ओजोन इज ए टॉक्सिक गैस एंड बोथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ओजोन आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स and they can react with the unburnt hydrocarbons in the polluted air to produce chemicals such as formaldehyde, acrolein and peroxyacetyl nitrate, that is PAN। ठीक है, सो PAN क्या है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट है, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। वैसे ही एक्रोलिन भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर्मेल्डिहाइड भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो देखिए ये रिएक्शन जो है आपका जो है CH4 क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, मीथेन है, जो कि ओजोन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड बना रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड मतलब CHO। ठीक है, तो ये आपका CH2O बना रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड बना रहा है और वाटर जो है रिलीज हो रही है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द एक्रोलिन। सो एक्रोलिन आपका जो है, ये देखिए केमिकल स्ट्रक्चर क्या है इनका। इसमें जो है 3 जो है कार्बन होते हैं और 4 हमारे हाइड्रोजन होते हैं, जो कि सिंगल बॉन्ड से कार्बन से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर ऑक्सीजन होता है जो कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। सो ये आपका केमिकल स्ट्रक्चर है एक्रोलिन का। व्हाट इज एक्रोलिन? तो पिनॉल इज द सिंपलेस्ट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड क्यों? क्योंकि इसमें डबल, ठीक है। इट इज ए कलरलेस लिक्विड एंड विद ए पर्सिंग एक्रिड स्मेल। तो ये लिक्विड फॉर्म में होती है प्रोपिनॉल, और जो है इसका जो है बहुत ही पर्सिंग स्मेल होता है, जैसे लग रहा है एकदम परेशान हो जाएंगे इसको स्मेल करने के बाद। द स्मेल ऑफ बर्न्ड फैट is caused by glycerol in the burning fat breaking down into एक्रोलिन। जब आप कुकिंग करते हैं और कुकिंग ऑयल डालते हैं, उसको जो है ज़्यादा देर तक जलाते रहते हैं, ज़्यादा देर तक जलते 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 क्या होता है, वो जो ग्लिसरॉल होता है वो जल जाता है। जलने के बाद क्या होता है, फैट जो है कन्वर्टेड इनटू एक्रोलिन, और वो फैट जो है एक्रोलिन में कन्वर्ट होती है। और देखिए अब कुकिंग ऑयल ज़्यादा जलने के बाद एक पंजेंट स्मेल करने लगता है, ठीक है, एक जो है पर्सिंग स्मेल फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो वो एक्रोलिन की वजह से ही होता है। सो इट इज़ प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रियली फ्रॉम प्रोपाइलिन एंड मेनली यूज्ड एज ए बायोसाइड एंड ए बिल्डिंग ब्लॉक टू अदर केमिकल कंपाउंड्स। तो इसको इंडस्ट्रियली भी प्रोड्यूस करते हैं, इसका यूज होता है, और इसको इंडस्ट्री में प्रोपाइलिन से प्रोड्यूस करते हैं। और इसको कैसे यूज करते हैं, एज ए बायोसाइड यूज करते हैं। एंड इससे जो है बहुत तरह के और भी केमिकल प्रोडक्ट जो है हम बनाते हैं, सच एज द अमीनो एसिड मेथियोनाइन। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है बाई प्रोडक्ट ऑफ दी क्या हुआ, रिएक्शन ऑफ ओजोन विद द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द PAN, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। ठीक है, तो देखिए जब हाइड्रोकार्बन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, और हाइड्रोकार्बन भी साथ साथ प्रेजेंट होता है, तीनों एक साथ प्रेजेंट हैं और यूवी लाइट पड़ रही है, तो क्या क्रिएट हो रहा है, PAN। सो इसका जनरल इक्वेशंस आप देख सकते हैं, CxHyO3 प्लस NO2। सो क्या बनाएंगे ये, CxHyO3 NO2। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा जो मेन जो है ये R जो है हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप देखिए इसको हटा, ये CH3 के बाद जो ये है ये कॉमन है O3NO2, तो यहाँ पर जो भी हाइड्रोकार्बन होगा वहाँ पर रिप्लेस कर देंगे इस ग्रुप को।
ठीक है, तो हमारा PAN क्या है? CH3COONO2। ठीक है, व्हाट इज दिस? इट इज एन इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर फॉर फोटोकेमिकल पॉल्यूशन। यदि आपको एयर में PAN मिल गया तो समझिए कि फोटो केमिकल पॉल्यूशन प्रेजेंट है। दिस इज एन इंडिकेटर। ठीक है, फॉर्म्ड सिमिलर टू ओजोन इन द फोटोकेमिस्ट्री ऑफ सर्टेन VOCs इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, तो जैसे और भी VOCs प्रोड्यूस होती हैं, वैसे ही ये क्या है, इन्वायरमेंट में बनने वाला जो है पॉल्यूशन है। और यदि ये पॉल्यूशन PAN प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में, समझिए कि फोटोकेमिकल स्मोग हो रहा है। ठीक है, नाउ दे आर गुड मार्कर्स फॉर द सोर्स ऑफ VOCs एज आइदर बायोजेनिक और एंथ्रोजेनिक। चाहे जो भी एक्टिविटी से ये पॉल्यूशन हो रहा हो, लेकिन इससे पता चलता है कि जो है पॉल्यूशन जो है विच इज यूजफुल इन द स्टडी ऑफ ग्लोबल एंड लोकल इफेक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स। राइट, तो आप यहाँ पर देखिए अलग अलग सोर्सेज से जो हमारी जो है NO2 प्रोड्यूस होता है और ये ट्रोपोस्फियर में ऊपर चला जाता है। यहाँ पर जो है वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ये नीचे से प्रोड्यूस होकर के जाते हैं, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट HNU एनर्जी, ये का किसकी एनर्जी, अल्ट्रावायलेट लाइट जो पड़ रही है उसको उपस्थिति में जो है ये जो है हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करके जो है आपको PAN बना रहे हैं। उसके बाद ये PAN जो है ट्रांसपोर्ट हो जाती है, फिर आकर के क्या हो जा रहा है थर्मल का, फिर आकर के आप फॉग बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फोटोकेमिकल स्मोक। राइट, सो इफेक्ट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक क्या है, क्या होता है इस फोटोकेमिकल स्मोक का प्रभाव? तो चलिए पढ़ते हैं। द कॉमन कंपोनेंट्स ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक आर ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड एंड PAN। तो फोटोकेमिकल स्मोक के ये तीन चार जो है क्या है कंपोनेंट्स हैं, जैसे ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, और फॉर्मल्डिहाइड है, एक्रोलीन है, PAN है। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक काजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। फर्स्ट, सेकेंड, बोथ ओजोन एंड पैन एक्ट एज ए पावरफुल आई इरिटेंट्स। यदि ये इन्वायरमेंट में ओजोन हो या PAN प्रेजेंट हो तो हमें आंखों में क्या होती है, खुजली होने लगती है, इचिंग होने लगती है, परेशानी होती है, इसकी वजह से हेल्थ इशू है ये। तो ओजोन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड इरिटेट द नोज एंड थ्रोट एज वेल, एंड देयर हाई कंसंट्रेशन causes headache, chest pain, dryness of the throat, कफ एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। यदि इनका कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में ज़्यादा मात्रा में हो गया तो हमें हेडेक महसूस हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकती है, ड्राइनेस ऑफ द थ्रोट, गला सूखा सूखा महसूस हो सकता है, कफिंग एंड ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। फोटोकेमिकल स्मोक लीड्स टू क्रैकिंग ऑफ रबर एंड एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लांट लाइफ। तो फोटोकेमिकल स्मोक की वजह से आपका जो है रबर में क्रैक भी हो जाता है और प्लांट लाइफ को भी नुकसान पहुंचता है। इट काजेज कोरोजन ऑफ मेटल्स, स्टोन्स, बिल्डिंग मटेरियल्स, रबर एंड पेंटेड सरफेसेज। ठीक है, तो इसकी वजह से कोरोजन भी होता है, जैसे आपका बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग है, रबर है, पेंटेड सरफेस है, उसमें जो है आपका सरफेस खराब हो जाएगा जब स्मोक होगा तो। सो हाउ कैन फोटोकेमिकल स्मोक बी कंट्रोल्ड? फोटोकेमिकल स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे इस तरह की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है? तो देखिए हमने अलग अलग पिक्चर्स लगाई हैं जो कि बहुत ही नेचुरल पिक्चर है, और हम जो है दैट मीन्स हम वी कैन कंट्रोल द फोटोकेमिकल स्मोक नेचुरली। प्राकृतिक रूप से जो है हम फोटोकेमिकल स्मोक को रोकथाम कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं फोटोकेमिकल से, स्मोक से। देखिए कैसे, मेनी टेक्निक्स आर यूज टू कंट्रोल और रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, सच एज इफ यू कंट्रोल द प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक सच एज NO2 एंड हाइड्रोकार्बन्स, द सेकेंडरी प्रिकर्सन सच एज ओजोन एंड पैन, द फोटोकेमिकल स्मोक विल ऑटोमेटिकली बी रिड्यूस्ड। तो यदि हम प्राइमरी सोर्स को ही कंट्रोल कर ले, जैसे एमिशन ऑफ द NO2, एमिशन ऑफ द ओजोन इन द इन्वायरमेंट दैट इज ट्रोपोस्फियर, तो हम जो है डेफिनेटली जो है सेकेंडरी सोर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों,
सो उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा होगा। तो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और इस वीडियो को जो है दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा मात्रा में, और उनको भी बताइए कि जो है आपको ये जो वीडियो लेक्चर बहुत पसंद आ रहा है, उनसे भी कहिए वो वीडियो देखें और फ़ायदा उठाएं। ठीक है, यूजुअली द कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर यूज्ड इन द ऑटोमोबाइल्स विच प्रिवेंट द रिलीज ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स टू एटमॉस्फेयर। तो जनरली क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स में आजकल जो है कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स जो है एनवायरनमेंट में नहीं आ पा रहे हैं, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। सर्टेन प्लांट्स, फॉर एग्जांपल पाइनस, ऐसा आपने देखा होगा पाइनस ट्री। जूनिपेरस तो आपको घरों में भी मिल जाएगा, लोग लगाते हैं। क्यूरिकस, ये पाइरस, हम लोग पाइनएप्पल खाते हैं, उसी की प्रजाति है। वाइटिस can metabolize nitrogen oxide and therefore their plantation could help in this matter. That means हम यदि इनका प्लांटेशन करें, जैसे क्या वाइटेस, क्या है ये, हम ग्रेप्स ही तो है, तो हम यदि ग्रेप्स लगाते हैं, पाइनएप्पल सॉरी पेयर्स का जो पौधा लगाते हैं, तो हम इस फोटोकेमिकल स्मोक से बच सकते हैं, क्योंकि क्या करते हैं, ये मेटाबोलाइज कर देते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को। ठीक है, चलिए नाउ अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन पढ़े थे। ठीक है, नाउ विल स्टडी अबाउट द स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन। अब हम लोग जो है स्ट्रेटोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। भाई स्ट्रेटोस्फेयर में ही तो ओजोन मिलता है। देखिए हमने ये पिक्चर लगाया है, अर्थ के ऊपर जो है डिफरेंट जो है हमारा जो है एयर का क्या है, स्फीयर है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर है, जिसको पहला लेयर को क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर, सेकेंड लेयर को स्ट्रेटोस्फीयर, थर्ड लेयर को मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। तो हम जो है अब पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रेटोस्फीयर के बाद सेकेंड लेयर, जो कि 40 किलोमीटर क्या है, हाई है, अबव द ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर जहाँ होता है, ट्रोपोस्फीयर जहाँ खत्म होता है, उससे जो है ऊपर 40 किलोमीटर की स्फेरिकल रिंग की तरह जो है ये स्ट्रेटोस्फीयर है। ठीक है, द अपर स्ट्रेटोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ओजोन। तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ओजोन जो है बहुत अच्छी मात्रा में मिलती है। स्ट्रेटोस्फीयर जो है ओजोन से मिलके बना होता है, विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, जो कि हमें जो है बहुत खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या करता है, बचाव करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कौन, स्ट्रेटोस्फीयर, ओजोन। और कौन से, इनका वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ जो है 255 नैनोमीटर। सो एक नैनोमीटर कितने का होता है बच्चों, 1 नैनोमीटर इजकल टू 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो रही है, आप लोग का इसका एप्लीकेशंस भी बहुत देखने को मिलता होगा डेली लाइफ में। ठीक है, आप जो है SciAcademy.in चैनल वेबसाइट पर जाइए, आपको जो है नैनो जो है फाइबर्स के बारे में डिटेल टेक्स्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए, दीज रेडिएशंस कॉज स्किन कैंसर, मेलानोमा इन ह्यूमंस। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यदि हमें डायरेक्ट ही आ जाए बिना किसी फिल्टर के, जो कि फिल्टर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन काम करता है, तो वो यदि ओजोन ना रहे तो क्या करेंगे, ये हमारे शरीर में, हमारे स्किन में कैंसर करेंगे का कारण बनेंगे, और हमें स्किन कैंसर हो सकता है। Therefore, it is important to maintain the ozone shield. So this ozone layer is acting as a shield. शील्ड है, ये कवच की तरह काम करती है, हमें किससे बचाती है, अल्ट्रावायलेट खतरनाक किरणों से बचाती है। ठीक है बच्चों, आप लोग भी जब ओपन में जाएं, सनलाइट में जाएं, तो आप लोग भी क्या करें, यूवी जो है क्रीम का इस्तेमाल करें। आपको आती है ना, सनस्क्रीन आती है, उसका इस्तेमाल करें, ताकि उससे जो है आपका जो स्किन जो है सेफ रहे, बचा रहे। ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज ए प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशंस एक्टिंग ऑन दी डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। तो हम लोग अभी पीछे देखे कि जो है ऑक्सीजन जो है यूवी के साथ इंटरेक्ट करके कैसे जो है ओजोन बनाती है। द यूवी रेडिएशन स्प्लिट अपार्ट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इनटू द फ्री ऑक्सीजन एटम्स। तो मोनो ऑक्सीजन में बदल देती है,
क्या है मॉलिक्यूल को, और जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को यूवी रेज क्या करती है, यूवी सनलाइट जो है क्या करती है, फ्री ऑक्सीजन एटम बदल देती है। दीज ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन विद द मॉलिक्यूलर, देखिए यहाँ देख लीजिए, तो O2 कन्वर्टेड इनटू O+O एंड O सिंगल मोनो ऑक्सीजन O कंबाइंड विद द प्रेजेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू फॉर्म द ओजोन। तो ये ओ सिंगल एटम जो है मॉलिक्यूल से, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, इन द प्रेजेंस ऑफ द यूवी लाइट कन्वर्ट्स द इनटू द ओजोन गैस। तो ओजोन गैस बन गई। तो ओजोन कैसे बनी, ऑक्सीजन से बनी, पूरी तरह से ऑक्सीजन से बनी। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल कंबाइन विद द मोनो ऑक्सीजन टू फॉर्म द ओजोन गैस। ठीक है। So ozone is thermodynamically unstable and decomposes to molecular oxygen। तो ये जो है थर्मोडायनेमिकली जो है स्टेबल नहीं है, ये क्या फिर से जो है मॉलिकुलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता रहता है, फिर मॉलिकुलर ऑक्सीजन कंबाइन विद द मोनो ऑक्सीजन टू फॉर्म द ओजोन। तो मतलब एक तरह से इनका एक चेन चलता रहता है, बैलेंस्ड इक्वेशन बना हुआ है प्रकृति में। दस ए डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, एग्जिस्ट बिटवीन द प्रोडक्शन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स। ऐसा नहीं है कि एक बार ओजोन बन गया तो बना रह गया, ये ओजोन टूटता है फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में, फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइंस विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म अगेन द ओजोन। मतलब टूटना और बनना ये चलता रहता है, एक डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टाब्लिश हो जाती है, बन जाती है, और ये सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करता है यूवी रेज से। यदि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो हो गया है हमारे किससे, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से जो है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इसकी वजह से हमने ये भी सुना होगा कि ओजोन होल क्रिएट हो गया है अंटार्कटिका के ऊपर। चलिए देखते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। इन रिसेंट ईयर्स देयर हैव बीन रिपोर्ट्स ऑफ द डिप्लीशन ऑफ दिस प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो इनका जो डिप्लीशन मतलब हट जाना, वहाँ से डिप्लीट कर जाना, उनका नुकसान होना, क्षय होना। तो जो है स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो गया, वहाँ से ओजोन लेयर खत्म हो गई है। तो क्यों हो गई है, क्योंकि प्रेजेंस, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सर्टेन केमिकल्स इन द स्ट्रेटोस्फीयर। तो वो केमिकल कहाँ से आए, वो केमिकल हमारे धरती पर से, अर्थ के ऊपर से ही तो प्रोड्यूस होकर गए हैं। हु इज रिस्पॉन्सिबल, वी पीपुल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर, राइट। हम लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए। The main reason of the ozone layer depletion is believed to be the release of CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज जो हैं, जो कि फ्रियॉन गैसेज कही जाती हैं, जो कि हम लोग रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते हैं, एसी में यूज़ करते हैं। वही गैसेज जो हैं क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती हैं, और वही गैसेज ऊपर जा कर के जो है ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं, वहाँ से ओजोन लेयर को कम करती हैं। These compounds are non-reactive, non-flammable, non-toxic organic molecules, therefore used in the refrigerator air conditions in the production of plastic foam and by electronic industry for cleaning computer। CFC कोई डायरेक्ट आपको इफेक्ट नहीं करती है, ये भी जान लीजिए। CH क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज जो है, इसका इस्तेमाल डेली लाइफ में हो रहा है, लेकिन यह हमको डायरेक्ट हार्म नहीं कर रही है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या कर रही हैं, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचा रही है, ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन रही हैं। तो उसकी वजह से हमें जो है इन रिटर्न क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। Once CFCs are released in the atmosphere, they mix with the normal atmospheric gases and eventually reach the stratosphere। वहाँ तक पहुँच जाती हैं, स्ट्रेटोस्फीयर तक, दूसरे गैसेस के मिल के साथ मिल के चली जाती हैं। इन स्ट्रेटोस्फीयर दे गेट ब्रेक डाउन बाई पावरफुल यूवी रेडिएशन। जहाँ वहाँ पहुँचती हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, वहाँ पर यूवी लाइट तो पूरी डायरेक्ट मिलती है, कोई फिल्टर नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या होती है, जाकर के ब्रेक हो जाती हैं। ब्रेक होने के बाद क्या होती है, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है। जब ऊपर जाती हैं CFC गैसेज स्ट्रेटोस्फीयर में, तो वहाँ पर जो यूवी लाइट को फेस करना पड़ता है इनको, और उसके बाद ये ब्रेक डाउन होकर के फ्री रेडिकल्स किसका, क्लोरीन का प्रोड्यूस करती हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए CF2Cl2 ये गैस है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। अब ये यूवी लाइट मिला इनको, तो क्या हुआ, क्लोरीन का फ्री रेडिकल निकल गया और CF2Cl बन गया। अब द क्लोरीन क्या हुआ, द क्लोरीन रेडिकल्स देन रिएक्ट विद द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन टू फॉर्म क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल्स एंड मॉलिक्यूलर ऑक्साइड। जो ये फ्री रेडिकल क्लोरीन का है, वो तो वहाँ पर ओजोन प्रेजेंट है, ओजोन के साथ रिएक्ट करके फिर क्या बना दिया, ये जो है क्लोरीन मोनोऑक्साइड बना दिया और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया।
अब रिएक्शन ऑफ द क्लोरीन मोनोऑक्साइड रेडिकल्स विद एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस मोर क्लोरीन रेडिकल्स। अब ये जो है क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर ऑक्सीजन का मोनो एटम से क्या होता है, मोनो ऑक्सीजन से क्या रिएक्ट करके फिर से क्लोरीन का रेडिकल बना लेती है और ऑक्सीजन रिलीज करती है, मतलब फिर से एक चेन ही क्रिएट हो जाता है। अब ये चेन क्रिएट होने से ये लगातार चलता रहता है। ठीक है, द क्लोरीन रेडिकल्स आर कंटिन्यूअसली रीजनरेटेड, राइट, एंड कॉज द ब्रेक डाउन ऑफ ओजोन। तो ये इनका क्लोरीन रेडिकल का बनना कंटिन्यूअस रहता है और इसकी वजह से जो है ओजोन जो है टूटती रहती है, मतलब जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है ओजोन का स्ट्रेटोस्फेयर में वो क्या होता है, डिस्टर्ब हो जाता है। दस CFCs आर ट्रांसपोर्टिंग एजेंट्स फॉर कंटिन्यूअसली जनरेटिंग क्लोरीन रेडिकल्स इनटू द स्ट्रेटोस्फेयर एंड डैमेजिंग द ओजोन लेयर। तो CFCs ही जिम्मेदार हैं, यही ट्रांसपोर्ट कर रही हैं एजेंट को, CFCs एजेंट ऊपर जा रही हैं और वहाँ पर ओजोन को जो है नुकसान पहुँचा रही हैं। ठीक है, उम्मीद है कि ये आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नाउ ओजोन होल, भाई जब डिप्लीशन होगा तो डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, तो लास्टली क्या होगा, यदि डिप्लीशन ओजोन का टूटना ज़्यादा हो गया तो वहाँ ओजोन वहाँ से हट जाएगी तो क्या होगा, खतरा। खतरा कैसा, अब यूवी हमें डायरेक्ट मिलेगी। फेस कीजिए यूवी को कैसे। इन 1980s द एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट वर्किंग इन एंटार्क्टिका रिपोर्टेड अबाउट डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉमनली नोन एज ओजोन होल। 1980 में ये पता चल गया था कि हमारी ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है साउथ पोल पर। इट वॉज फाउंड दैट ए यूनिक सेट ऑफ कंडीशन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन होल। ये पता चल गया उसी समय कि जो है कुछ तो है जो ओजोन होल के लिए जिम्मेदार है। तो क्या जिम्मेदार है, इन समर सीजन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड मीथेन रिएक्ट विद द क्लोरीन मोनोऑक्साइड। क्लोरीन मोनोऑक्साइड, अभी देखिए ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड है, ये क्या करता है, समर सीजन में नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिएक्ट करता है। क्लोरीन मोनोऑक्साइड तो ऊपर जाकर स्ट्रेटोस्फीयर में बन जाता है ना, जब CFC जाती है यूवी के इंटरेक्शन में आती हैं तो क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन गया वहाँ पर। और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि जो है NO2 ऊपर जा रहा है VOC के फॉर्म में ऊपर जाता है, तो ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड जो है NO2 से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ये बना देती हैं ClO NO2। ठीक है, तो हम लोग कहाँ थे यहाँ पे, एंड क्लोरीन एटम्स in summer nitrogen dioxide and methane react with chlorine monoxide reaction 4 and chlorine atoms reaction 5। ठीक है, तो एक मीथेन जो है क्लोरीन रेडिकल से और क्लोरीन मोनोऑक्सीजन जो है NO2 से रिएक्ट करके ClO NO2 बनाता है और ये जो है मीथेन का रेडिकल बन गया HCl रिलीज। तो आप देख रहे हैं कि जो है दो सीजन है, एक विंटर सीजन और एक समर सीजन। समर सीजन में जो है आपका जो है ओजोन डिप्लीशन नहीं हो पाता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही विंटर सीजन आता है उस समय जो है क्या होता है, एक अलग तरह का पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स बनता है जिसकी वजह से एक सरफेस क्रिएट हो जाता है और उसके ऊपर जो है क्लोरीन नाइट्रेट जो है हाइड्रोलाइज्ड हो जाती है। इस हाइड्रोलाइजेशन से क्या होता है, हाइपोक्लोरस एसिड बनता है, रिएक्शन 6 में आप देख सकते हैं। ठीक है, और इट आल्सो रिएक्ट विद द हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl जो बना है इसमें रिएक्शन 5 में, उससे जो है ये जो ClO NO2 रिएक्ट करके क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाती है। तो इस रिएक्शन में आप समझ सकते हैं कि जो है हमारा पहला रिएक्शन था जिसमें कि जो है ये क्लोरीन का जो है मोनो ऑक्साइड था वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके ClO NO2 बनाता है, और दूसरे में जो है जो फ्री रेडिकल्स क्लोरीन का है वो मीथेन से रिएक्ट करके मीथेन का रेडिकल और HCl बना रहा है। तो जब HCl बन गया और ये ClO NO2 जो यहाँ बना था वो जो H2O से रिएक्ट करके हाइपोक्लोरस एसिड बना रहा है, HNO3 बना रहा है। दूसरी बार जो है यही ClO NO2 HCl से रिएक्ट करके क्लोरीन मॉलिक्यूल रिलीज कर रहा है और HNO3 बना रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो है ओजोन में कैसे डिप्लीशन हो रहा है उससे रिलेटेड ये इक्वेशन है जिसका आप समझ चुके हैं। ठीक है, कोई डाउट्स हो तो फिर से आप पूछ सकते हैं कमेंट में। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि जो हमारा एक अर्थ जो है इसके ऊपर जो है ट्रोपोस्फेयर है, इसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है जो कि हमें जो है अल्ट्रा वायलेट A B C तीनों टाइप के रेज से प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है,
Now, when sunlight returns to the Antarctica in the spring, the sun's warmth breaks up the clouds, and HOCl and Cl2 are photolyzed by sunlight as given in the reaction. तो जब अब गर्मी पड़ती है अंटार्कटिका में, उस समय जब सनलाइट रिटर्न हो रही है, तब उसमें क्या होता है, ये जो है क्लाउड को ब्रेकअप करती है और HOCl और Cl2 फोटलाइज हो जाता है। तो जैसे HOCl का अंडर द प्रेजेंस ऑफ द सनलाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट क्या हो जाता है, OH प्लस Cl फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और क्लोरीन जो है ये भी क्लोरीन रेडिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, द क्लोरीन रेडिकल्स दस फॉर्म इनिशिएट द चेन रिएक्शन फॉर ओजोन डिप्लेशन एज डिस्क्राइब्ड अर्लियर। ठीक है, नाउ इफेक्ट्स ऑफ डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। तो यदि ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है तो हम इतने परेशान क्यों हैं, क्या फर्क पड़ रहा है, क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में जानते हैं। With the depletion of ozone layer, more ultraviolet radiation filters into the troposphere. तो जब हमारे पास ओजोन लेयर ही नहीं रहेगी तो क्या होगा, जिसकी वजह से, ओजोन लेयर की वजह से अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो नहीं अर्थ तक पहुंच पाती थी, अब पहुंचने लगेंगी। ठीक है, सो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीड टू एजिंग ऑफ स्किन, कटरैक्ट, सनबर्न, स्किन कैंसर, किलिंग ऑफ मेनी फाइटो प्लैंक्टन्स, डैमेज टू फिश प्रोडक्टिविटी। जो अब जब ओजोन लेयर नहीं है, डिप्लीट हो गया, तो अल्ट्रावायलेट रेज हमारे अर्थ पर आ रही है, तो उससे क्या होगा, स्किन की प्रॉब्लम होगी, आँखों की प्रॉब्लम होगी, कैटरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सनबर्न होगा, आपका स्किन में क्या होगा, सनबर्न हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएंगे, और फाइटोप्लैंक्टन जो एक्वेटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो क्या होगा, मरेंगे बहुत मात्रा में, और इसकी वजह से जब ये नहीं रहेंगे तो फिश की प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होगी। ठीक है, इट हैज़ आल्सो बीन रिपोर्टेड दैट प्लांट प्रोटीन्स गेट्स easily affected by ultraviolet radiation which led to the harmful mutation of cells. यदि अल्ट्रावायलेट रेज आ रही है तो इससे जो है हमारे क्या प्लांट भी प्रभावित होते हैं, और उसमें जो है ये प्रोटीन जो है, प्लांट प्रोटीन्स जो है, हाँ, कि उनमें हार्मफुल म्यूटेशंस, ये प्रोटीन जो है प्रभावित होगी प्लांट की, तो इसकी वजह से सेल के अंदर जो है एक खास तरह का म्यूटेशन होने लगे जो कि नुकसानदायक है। तो और हम लोग प्लांट यदि कंज्यूम कर रहे हैं तो भी हमारे लिए नुकसानदायक है, तो इसका जो है ये साइड इफ़ेक्ट है। इट आल्सो इंक्रीजेज द इवेपोरेशन ऑफ सरफेस वाटर थ्रू द स्टोमेटा ऑफ द लीव्स। तो अब ज़्यादा हीट रहेगी, सनलाइट आपका इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, यूवी रेज आने से सनलाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो प्लांट से इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा स्टोमेटा के थ्रू। उनकी लिप्स के नीचे जो है स्टोमेटा बना होता है, उसके वजह वो इवेपोरेट करते रहते हैं ठंडी के लिए, अपने को ठंड रखने के लिए जो है प्लांट जो है वाटर वेपर इवेपोरेट करते रहते हैं, तो और ज़्यादा मात्रा में होने लगेगा, तो क्या होगा, तो उनका मॉइस्चर कंटेंट जो है कम हो जाएगा, और इसकी वजह से डिक्रीजेज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो अब जो है ज़्यादा मात्रा में पानी खींचेंगे तो इससे नीचे का मीन क्या होगा, सॉइल का भी मॉइस्चर कंटेंट कम हो जाएगा। इंक्रीज इन, और दूसरा बात है कि सॉइल के ऊपर भी जो यूवी रेज पड़ रही है उसकी वजह से भी जो है हमारा उनका मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सूखा जैसा स्थिति हो जाएगी। सो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग वाटर पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सॉइल पॉल्यूशन और ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो लेक्चर में। स्टे ट्यून्ड एंड लाइक द वीडियो, कमेंट your queries, your doubts, and also tell me how did you like this video। आप लोग को वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, कितना पसंद आया, मेरे को कमेंट कीजिए, बताइए। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी तक जब सब्सक्राइब नहीं किए हैं जो लोग, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और भाई बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। दोस्तों में बताइए कि ये जो है सर हम लोग को केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और आप लोग उनको बताइए, वो लोग भी इससे बेनिफिट लेंगे। ठीक है, और इस चैनल को जो है दोस्तों को भी शेयर कीजिए, तभी तो उनको पता चलेगा। देखिए, शेयरिंग इज केयरिंग, आप लोगों को बताएंगे तो उनको भी पता चलेगा, तो वो लोग भी बेनिफिट उठा सकते हैं। ठीक है, ये सीरीज चलती रहेगी, आप लोगों को जो है इसका बेनिफिट मिलता रहेगा। अपने डाउट्स बताइए, आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही हो बताइए। और हमारे अन्य चैनल भी हैं, हमने
साई एकेडमी 11 एंड 12 फिजिक्स का भी चैनल है, साई एकेडमी 11 एंड 12 बायोलॉजी का भी चैनल है। आप लोग जा कर के वहाँ पर फिजिक्स और बायोलॉजी के भी लेक्चर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ भी एक्सप्लेन किया जाता है उन बायोलॉजी और फिजिक्स। ठीक है, तो बच्चों जो है ये सारे चैनल्स आपके लिए है, और आप लोग इनको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखना, ताकि आपको वीडियो जब भी अपलोड करें तो पता चल जाए कि हाँ वीडियो आ गया है, हमें देखना है। ठीक है, अब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जब चाहे जा कर के चैनल पर देख सकते हैं वीडियो को। ठीक है बच्चों, तो एंजॉय, और तब तक के लिए बाय बाय, मीट यू।